ये एक रिवीजन वीडियो है जिसे देखकर आपका फिजिक्स का रिवीजन तगड़ा हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने खट्टी टॉफी खाई है। मैं खुद भी कर सकता हूँ। तो खट्टी टॉफी खा के स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर को, जो रहने वाला है चैप्टर नंबर 2। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये डिटेल वीडियो नहीं है, एक रिवीजन वीडियो। डिटेल वीडियो देखना है तो आई बटन पे मिल जाएगा। अगर आप लोगों को मेरे प्रीमियम नोट्स डाउनलोड करना है तो आप लोगों को मेरे प्लेटफॉर्म या फिर मेरी एप्लीकेशन पे आप लोग को मिल जाएंगे। 70% ऑफ चल रहा है, जाइए डाउनलोड करें और तगड़ी प्रिपरेशन करें मेरे हैंड रिटन प्रीमियम नोट्स के साथ। नोट्स कैसे डाउनलोड करें, आई बटन पे वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को। जैसे कि आप जानते हो कि ये जो चैप्टर है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर ही आता है, इस वजह से इस चैप्टर के अंदर में भी जो चार्ज है वो रेस्ट पे ही है। इसमें जो पहला टॉपिक आता है वो है पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब ये कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में आप लोग किसी एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे एक्सटर्नल वर्क डन लगा के ले जा रहे हो और जहां पे पहले चार्ज था वहां का पोटेंशियल और अब जहां लेकर आ गया है वहां का पोटेंशियल में क्या डिफरेंस देखने को मिलता है, वही होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। और हम कह सकते हैं इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विदाउट एनी एक्सेलरेशन। फॉर्मूले के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग लिखते हैं उसको del v, which is equal to external work done upon test charge या फिर स्पेसिफिक चार्ज। और del v है, इसका मतलब क्या कि किस पॉइंट से लेकर आए थे और किस पॉइंट पर लेकर चले गए हो, वहां के पोटेंशियल के बीच में क्या डिफरेंस है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कभी भी याद रखना, पोटेंशियल किसी सिंगल पॉइंट के लिए नहीं निकाला जा सकता है, हमेशा आप लोग को पोटेंशियल डिफरेंस की ही मदद लेनी पड़ेगी। तो जब भी आप लोग पोटेंशियल निकालते हो तो आप लोग को किसी एक पॉइंट को इन्फिनिटी मानना पड़ेगा, क्योंकि इन्फिनिटी में पोटेंशियल जीरो होता है। पोटेंशियल डिफरेंस की मदद से यहाँ पे आप लोगों ने किसी सिंगल पॉइंट के लिए पोटेंशियल पता कर लिए, वो होता है v, which is equal to work done upon charge। बस कंडीशन ये है कि चार्ज को आप इन्फिनिटी से उठा के लेके आ रहे हो। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये आप लोग से पूछता है कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से किसी रिस्पेक्टिव पॉइंट P पे कितना पोटेंशियल आप लोग को देखने को मिलता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ जो आपको पोटेंशियल निकल के आता है गाइस, वो होता है 1/4πε0 Q/r। याद रखिएगा Q/r है, r का स्क्वायर नहीं है। और ये फॉर्मूला काफी ज्यादा हद तक के सिमिलर है इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले से। इसके बाद आप लोग जानते हो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आ चुका है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यहाँ पे पूछा है पोटेंशियल के लिए, और पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। तो जब भी आप लोग को किसी सिस्टम के अंदर चार्जेस जो प्रेजेंट है उसकी वजह से कितना पोटेंशियल प्रेजेंट हो रहा है उसको पता करना है, तो सुपरपोजिशन की मदद ली जा सकती है। इसमें जो पोटेंशियल होगा वो होगा नेट सम ऑफ ऑल द चार्जेस का पोटेंशियल, मतलब v1 प्लस v2 से लेकर vn नंबर ऑफ चार्जेस तक के। जैसे आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़े थे, सेम यहाँ पे भी ऐसी टॉपिक है कि इलेक्ट्रिक डायपोल के रिस्पेक्टिव एक्सियल पॉइंट P पे कितना पोटेंशियल होता है। तो सेम मेथड से हम लोग उसको निकालते हैं जैसे चैप्टर नंबर 1 पे निकालते हैं। और जो पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पे मिलती है नेट वैल्यू, वो आती है 1/4πε0 P/x⁻²। सेम टू सेम यार, आप लोग को डायपोल के किसी इक्वेटोरियल पॉइंट पे अगर आप लोग को वैल्यू पता करना है नेट पोटेंशियल की क्या आने वाली है, तो वो आने वाली है ऑब्वियस सी बात है जीरो। तो कई बार एग्जामिनेशन में ना पूछ लिया जाता है कंपैरिजन के पॉइंट से कि इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या आता है और पोटेंशियल में क्या चीजें आती है। अभी तो आप लोगों ने देख लिया यार 0 डिग्री और 90 डिग्री के लिए एक्सियल इक्वेटोरियल। अगर किसी भी रिस्पेक्टिव पॉइंट के लिए अगर आप लोग को पोटेंशियल की वैल्यू पता करना है डायपोल के रिस्पेक्ट में, तो उसके लिए आप लोग को फॉर्मूला लगाना पड़ेगा 1/4πε0 P/x⁻² cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू यहाँ पे आप लोग रखोगे जो भी एंगल यहाँ पे बन रहा है उसके रिस्पेक्ट पे। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आता है उसका नाम है इक्विपोटेंशियल सरफेस। ऐसा टाइप का सरफेस जहां पे हर जगह आपको पोटेंशियल की वैल्यू सेम या कांस्टेंट देखने को मिलती है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक 3D सरफेस होता है, इमेजिनरी सरफेस है, और ये लगभग 3 टाइप से आपको बनते हुए देखने को मिलता है। पॉइंट चार्ज के लिए बनता है स्फेरिकल, लीनियर चार्जेस के लिए बनता है सिलेंड्रिकल, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बनते हैं प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसकी प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती है। पहली प्रॉपर्टी ये कहती है किसी भी टाइप का पोटेंशियल डिफरेंस आपको लगते हुए नहीं देखने को मिलेगा इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, किसी भी टाइप का वर्क डन नहीं लगेगा इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड के हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, और कभी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। अनलाइक चार्जेस के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा बनता है और लाइक चार्जेस के लिए इस तरीके से बनता है। एग्जामिनेशन में पूछा जाता है तो याद करके जरूर जाए। कई बार आप लोगों को ना न्यूमेरिकल में कुछ स्पेसिफिक फॉर्मूला निकल के आ जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है लेकिन पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस गिवन है, तो आप लोग एक काम कर सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का जो रिश्ता नाता है वाले फॉर्मूले से वैल्यू निकाल सकते हो, जो होता है v, which is equal to -E.dr। माइनस लगा दो प्लस लगा दो, वो डिपेंड करता है कंडीशन पे। इसके साथ साथ एक और चीज याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जिस तरफ जा रही है उस तरफ पोटेंशियल की वैल्यू आपको गिरते हुए देखने को मिलती है। इसके अलावा एक और टॉपिक आता है जिसका नाम है पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट आपको ये बताता है कि डिस्टेंस के साथ साथ पोटेंशियल की वैल्यू आप लोग को चेंज होते हुए देखने को मिलती है। कितनी चेंज होती हुई रहती है वो, तो वो होती है E, which is equal to माइनस और del v अपॉन
डी। नेक्स्ट जो आपको टॉपिक निकल के आता है उसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है? तो इट इज ऑलवेज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ द सिस्टम, या मैं कह सकता हूं इट इज ऑलवेज इक्वल टू द पॉजिटिव ऑफ एक्सटर्नल वर्क डन। तो ये रिस्पेक्टिव फॉर्म याद रखना, इसी से डेफिनेशन बना देना। इसके अलावा एग्जाम में पूछा जा सकता है कि यार इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किसी सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए क्या होती है? तो हमेशा याद रखिएगा जब भी पोटेंशियल एनर्जी निकालते हो तो दो या दो से ज्यादा चार्जेस के लिए ही निकाली जा सकती है। इस वजह से हम लोगों ने दो चार्जेस को इन्फिनिटी से उठा के रिस्पेक्टिव पॉइंट पे लेकर आए। जब पहले वाले चार्ज को उठा के लेकर आए तो किसी भी टाइप का वर्क डन नहीं लगा, जब दूसरे चार्ज को लेकर आए तो पहले वाले चार्जेस पे वर्क डन लगाया, तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हुई होगी। तो आखिर वो कितनी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे डेवलप हुई? वो होती है 1/4 Q1 Q2 अपॉन R। ये कूलॉम्स लॉ फॉर्मूले जैसा है, बट वहां पे R का स्क्वायर आता है, यहाँ पे सिंपल R देखने को मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक आप लोग का सेम चैप्टर नंबर 1 जैसा ही है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रख दिए हैं और उस डाइपोल को एक्सटर्नली आपने जानबूझ के रोटेट कर दिए। तो जब आप जानबूझ के उसको रोटेट करोगे तो वर्क डन लगाओगे। वर्क डन लग रहा है, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी आप लोग को देखने को मिलने वाली है। एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि कितना पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे डेवलप आपको होते हुए देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा वो होता है माइनस ऑफ पी कॉस थीटा, या डॉट प्रोडक्ट में लिखना चाहो तो माइनस पीई लिख सकते हो। कॉस थीटा इसका मतलब कि पोटेंशियल की वैल्यू मैक्सिमम मिनिमम कॉस के रिस्पेक्ट में होगी। तो 90 डिग्री या 270 डिग्री में आप लोग को टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम बट पोटेंशियल की वैल्यू मिनिमम देखने को मिलती है। 0 डिग्री या 180 डिग्री में टॉर्क की वैल्यू आप लोग को मिनिमम लेकिन एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम साथ ही साथ मिनिमम दोनों देखने को मिलती है, बिकॉज 0 डिग्री और 180 डिग्री है। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक आता है आप लोग का कैपेसिटर। कैपेसिटर एक ऐसे टाइप का डिवाइस होता है जो अपने अंदर ही चार्जेस को स्टोर करके रखता है इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्म में। ढेर सारे अप्लायंसेस में आज के टाइम पे यूज होता है। अब आप कहोगे कि कैपेसिटर भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। हाँ जी भाई, बड़ा कैपेसिटर है, छोटा कैपेसिटर, तो उनकी कैपेसिटी को नापने के लिए कुछ ना कुछ तो मेजरमेंट किया जाता हो। तो अगर आप लोग किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटी को मेजर करना चाहते हो तो उसके लिए आप लोग को कैपेसिटेंस उसका पता होना चाहिए। बड़ा कैपेसिटर होगा तो ज्यादा कैपेसिटेंस होगा, छोटा कैपेसिटर होगा तो कम कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी। कैपेसिटेंस को C से डिनोट किया जाता है। यहाँ पे ये कहा गया है कि जो चार्जेस है वो V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और जो C की वैल्यू होती है वो होती है Q/V। और याद रखना जो कैपेसिटेंस है उसकी SI यूनिट होती है फैरेड। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो किसी भी डिवाइस को अगर आप लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का फिनोमेना आजमाना होगा। इससे होगा क्या कि अगर आप कंडक्टर के अंदर किसी भी स्पेशल इंस्ट्रूमेंट को रख दोगे तो उसके ऊपर से चार्जेस होकर चले जाएंगे, उसके अंदर नहीं आ पाएंगे। बिकॉज पहली यूनिट में हम लोगों ने देखे थे इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर 0 होती है और चार्जेस से बाहर से होकर गुजर जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि चार्जेस अंदर रिसाइड नहीं हो पाते और एक किस्म से इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग मिल जाती है। कैपेसिटर का एक ही टाइप आपको एग्जाम में आने वाला है, वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ऐसे टाइप का कैपेसिटर जिसमें एक प्लेट लिए दूसरी प्लेट लिए, जिसको आप लोगों ने सर्टेन डिस्टेंस d से सेपरेट कर लिए। एक में पॉजिटिवली चार्ज डेंसिटी देखने को मिली, दूसरे में नेगेटिवली चार्ज डेंसिटी देखने को मिली। दोनों की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस हुई आइए जानते हैं। तो दोनों की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और जो पोटेंशियल डेवलप होता है वो होता है QD अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। मान लो किसी ने आपसे पूछ लिया कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होता है, तो वो याद रखिएगा वो होता है A एप्सिलॉन नॉट बाय D। A यहाँ पे प्लेट्स का एरिया हो गया, D सेपरेशन हो गया, एप्सिलॉन नॉट के बारे में तो आप जानते हो, कमेंट बॉक्स में बताओ क्या है। ऐसी नेक्स्ट टॉपिक आप लोग का निकल के आता है कि यार पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में पहले आप लोग कुछ यूज नहीं कर रहे थे, मतलब हवा थी उस टाइम पे, तो उस टाइम पे कैपेसिटेंस था A एप्सिलॉन नॉट बाय D। बट इस बार आपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज कर दी, तो उसके वजह से किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंजेस आएगा, पोटेंशियल में चेंजेस आएगा और कैपेसिटेंस में चेंजेस आएगा। तो हमेशा याद रखना जब भी आप कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक यूज कर देते हो तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले E थी वो E/K हो जाती है, जो पोटेंशियल पहले V था वो V/K हो जाता है। और ये K क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या मैं कह सकता हूं डाइलेक्ट्रिक का इफेक्ट देखने को मिलता है। और कोई अगर आपसे पूछता है कि उस टाइम पे कितना कैपेसिटेंस देखने को मिलेगा, तो वो मिलेगा आप लोग K एप्सिलॉन नॉट बाय D। इसके बाद याद रखना CBSE ने एक टॉपिक आप लोग के लिए बताया है, वो है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। ये आप लोग को डिराइव फॉर्म में नहीं आने वाला है, इसके सिर्फ 3 फॉर्मूले याद रखना है कि कितना एनर्जी स्टोर कर सकता है कैपेसिटर। तो पहला होता है हाफ CV², दूसरा होता है हाफ QV, तीसरा होता है हाफ Q/C²। तो जो भी न्यूमेरिकल में कंडीशन दी उसके अकॉर्डिंग आप ये फॉर्मूले को यूज करके एनर्जी कितनी स्टोर्ड हुई है वो पता कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक निकल के आता है कि अगर हम लोग कैपेसिटर को कंबाइन करें पैरेलल या फिर सीरीज फॉर्म में तो किस तरीके से आप लोग को कैपेसिटेंस में चेंजेस देखने को मिलता है। जब भी आप लोग कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट करते हो तो याद रखिएगा चार्जेस उस टाइम पे सारे कैपेसिटर में सेम जाता है, बट पोटेंशियल जो है वो डिफरेंट डेवलप होता है। इसी वजह से जो कैपेसिटेंस आप लोग को देखने को मिलता है उसकी वैल्यू हो जाती है 1/C इक्विवेलेंस, व्हिच इज इक्वल टू 1/C1 + 1/C2 से लेकर जितने
जितने कैपेसिटेंस लगे उसकी वैल्यू। जब आप पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उस टाइम पे याद रखिएगा चार्जेस पैरेलल में होने की वजह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, लेकिन जो डिफरेंट कैपेसिटर है उनका पोटेंशियल सेम रहता है, जिस वजह से जो नेट कैपेसिटेंस आप लोग को देखने को मिलता है वो मिलता है C1 + C2 से लेकर जितने भी कैपेसिटर लगा दिए उनकी वैल्यू। तो यहां तक था चैप्टर। आई होप आप लोग को ये चैप्टर काफी अच्छे से समझ में आया होगा, रिवीजन आप लोग का काफी तगड़ा हो चुका होगा। बेस्ट ऑफ लक सभी के सभी लोग को एग्जाम के लिए। और बस आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि एक बार मेरे इस प्यारे से नोट से अच्छे से रिवाइज कर लेना, जो आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। सिर्फ और सिर्फ आप लोग के लिए चल रहा है 70% ऑफ, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, जाइए जल्दी से डाउनलोड करें और अपनी घर बैठे बेस्ट सीमलेस प्रिपरेशन बनाएं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।